नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS चैनल पर। आज का हमारा विषय है ब्लड। शरीर में रक्त का बड़ा महत्व है, उसी तरह से प्रशासन में वित्त का महत्व है। फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस तरह प्रशासन बिना वित्त के नहीं चल सकता, वैसे ही हमारा शरीर बिना रक्त के नहीं चल सकता। तो रक्त हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र है और इस रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो हमारा विषय है वो है ब्लड। तो स्टार्ट करते हैं हम इस रक्त परिसंचरण तंत्र को। तो अगर हम रक्त परिसंचरण तंत्र देखें तो इस रक्त परिसंचरण तंत्र पूरी बॉडी में होता रहता है, पार्ट ऑफ होल बॉडी। हृदय होता है, लिवर है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, किडनी है, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। ये जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, CO2 बाहर करता है, साथ ही साथ पोषक पदार्थों को सभी अंगों तक पहुंचाने का। सोचिए अगर आपके भीतर रक्त ना बह रहा हो तो जो सांस अंदर जा रही है वो कोशिकाओं तक कैसे पहुंचेगी। जो अंदर एक्सक्रीशन हो रहा है वो बाहर कैसे जाएगा। तो कहीं ना कहीं ब्लड का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की। जनरली हम जो एग्जाम ओरिएंटेशन की बात करते हैं, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज्ड। एक खुला होता है और एक बंद। बहुत ही सिंपल है। खुला मतलब कोई पाइप नहीं है, पूरी बॉडी में बह रहा, विदाउट पाइप। ओपन, ओपन मीन्स फ्लूइड इज सर्कुलेटेड थ्रू एन ओपन बॉडी चेंबर, पूरे बॉडी में मूव करता रहता है, इसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। क्लोज मतलब फ्लूइड इज सर्कुलेटेड थ्रू द ब्लड वेसल, जिसमें पाइप लगे होते हैं, पाइप में बहने को ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो पूरे सर्कुलेशन सिस्टम में दो तरह के हैं, इसके अलावा और भी प्रकार होते हैं, कई बार एग्जाम में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा नोट कर लेंगे। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छा क्वेश्चन होगा। अगर आप अच्छा एग्जाम में थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया तो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है हाइड्रा में एंड ओरेलिया में। ये दो जीव होते हैं जिनमें वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हाइड्रा एंड ओरेलिया। हाइड्रा और ओरेलिया में ये पाया जाता है। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बताने का काम विलियम हार्वे ने किया। किसने किया? विलियम हार्वे ने। तो हम बात करते हैं बंद वाली। जो बंद होता है और खुला होता है, तो खुले में होता है, खुला जो सिस्टम होता है वो किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र मुख्यतः आर्थ्रोपोड और मोलस्क फैमिली, सारी मोलस्क में नहीं, अधिकांश सारी मोलस्क फैमिली में पाया जाता है। खुला मतलब देखिए एक पूरे बॉडी में ये खुला बहता है, इसको हीमोसील कहते हैं। तो आप तो केवल याद रखें कि आर्थ्रोपोडा परिवार में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आर्थ्रोपोड एंड मोस्ट मोलस्क have an open circulatory system. Hemolymph is a contained in a body cavity, जिसको हीमोसील कहते हैं। ये पूरी बॉडी में घूमता रहता है, मूव करता रहता है खुला परिसंचरण तंत्र के द्वारा। ठीक है। फिर होता है बंद परिसंचरण तंत्र, जो हमारे अंदर होता है, वर्टिब्रेट्स में होता है, एनालिड्स में होता है, कुछ इंसेक्ट में होता है, सब मोलस्क में होता है। इंसानों में भी यही सिस्टम पाया जाता है, बंद, जो पाइप में बहता है, इस पाइप के थ्रू पूरी बॉडी में घूमता रहता है, इसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक चीज और बता देते हैं, जनरली होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, पर हम मनुष्यों का क्लोज्ड होने के साथ साथ डबल भी है, दोहरा भी है और बंद भी है। दोहरा इसलिए है क्योंकि एक बार हमारे शरीर से ब्लड निकलकर हार्ट में जाएगा और हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा और लंग्स से फिर हार्ट में, इसलिए दोहरा। समझा देता हूं, ठीक है। देखिए ये हमारा हार्ट है, ये 4 चैम्बर है, यहां से ब्लड निकलकर जाता है लंग्स में,
और लंग से निकलकर फिर जाता है हार्ट में, और हार्ट से निकलकर फिर पूरी बॉडी में जाता है, और फिर पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर फिर इस चैम्बर में आता है। तो हृदय में कितने बार जा रहा है? ये एक बार गया, फिर इससे निकलकर कहां गया? लंग्स में गया, और लंग से फिर कहां गया? हार्ट में गया, और हार्ट से निकलकर फिर कहां गया? पूरी बॉडी। इसलिए 2 बार जा रहा लंग्स में। इसलिए इंसान का, ह्यूमन बींग्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। साथ ही साथ उसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से भी। क्लियर है? तो हमारा परिसंचरण तंत्र कैसा है? क्लोज्ड एंड डबल, और डबल एंड क्लोज्ड, एनीथिंग यू कैन से दैट, या कुछ भी कह सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये है हमारा परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र में क्या चाहिए हमको, समझ लेते हैं क्या क्या चाहिए। देखिए, परिसंचरण तंत्र में हमको जैसे आपके घर में पानी बना रहे, एक मोटर चाहिए। मोटर जो पानी को क्या करेगी? पंप करेगी, पंप आउट करेगी, पंप आउट करेगी, पंपिंग करने का काम करेगी। फिर एक पाइप चाहिए, और पाइप के अंदर बहने वाला लिक्विड चाहिए। तो वैसे यहां पर है एक द्रव चाहिए। द्रव क्या है? ये बह रहा पाइप के अंदर। फिर रक्त वाहिकाएं चाहिए, तो ये पाइप चाहिए। फिर क्या चाहिए? पंप करने के लिए हृदय चाहिए, तो ये हृदय है, ये मोटर है। तो हृदय मतलब एक घर की मोटर के समान है, जो लगातार चलती रहती है और उस लिक्विड को यानी पानी को बाहर करती है, और पाइप से आती है। पाइप क्या है? ब्लड वेसल है। ये पाइप क्या कहलाएंगे? आपकी पाइप ब्लड वेसल कहलाएंगे, रक्त वाहिकाएं कहलाएंगी। और ये समझ लीजिए आपका हार्ट हो गया, हृदय हो गया, जो पंप करने का काम करता है। इसके अंदर जो बह रहा है वो ब्लड हो गया। तो 3 चीज चाहिए इसको फ्लो करने के लिए। अगर पाइप में कभी कचरा आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे हार्ट अटैक को लेकर सारी कहानी आप समझ जाएंगे। पंप नहीं चल रहा है, कचरा आ गया है, फंस गया है, वो सारी कहानी। कई बार ब्लड ज्यादा हो गया, कई बार पंप खाली चल गया, एयर ले लिया हम कहते हैं। तो वैसे ही यहां पर भी सेम प्रॉब्लम जनरेट होती रहती है। अब बात आती है कि इस 3 तरीके की चीजें हमें चाहिए रहती हैं। एक चाहिए रहता फ्लूट। अब फ्लूट मतलब ब्लड चाहिए हमको। ठीक, क्या चाहिए? रक्त की आवश्यकता। तो ये रक्त है जो हमारी बॉडी में मिलेगा। रक्त में जो येलो कलर दिख रहा है ये प्लाज्मा है, जो 55% है। लिखा है ना, देखो भाई यहां पर अच्छे से पढ़िए। प्लाज्मा कितना होता है टोटल ब्लड का? 55% होता है। और उसमें कुछ सॉलिड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल, या ब्लड कॉर्पस्कल कहते हैं, 45% होता है। ठीक है, तो ये ब्लड इस पाइप के अंदर बहता रहता है। दूसरा हमको क्या चाहिए? ब्लड वेसल चाहिए, रक्त वाहिकाएं चाहिए, और क्या चाहिए? हृदय चाहिए। ये हार्ट होता है जो हमारे यहां पर स्टर्नम के जस्ट लेफ्ट में होता है। ये स्टर्नम हड्डी है ना, कल पढ़े थे हमने, स्टर्नम हड्डी के जस्ट लेफ्ट में होता है। तो ये आपका हार्ट है जो लगातार पंप करता रहता है। ये कहलाती है ब्लड वेसल, जिनसे लगातार रक्त जो है बहता है। देखिए, इसके 2 प्रकार की ब्लड वेसल है, हम 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स। तो पहला वो है जो आर्टरीज है, इसमें ब्लड आता है कहां से? हृदय से, हार्ट से ब्लड आता है। ये क्या करती हैं? ये ब्लड को हार्ट को ले जाती है। और कैपिलरी बिल्कुल बारीक महीन चीज होती है जो छोटे छोटे ऊतकों में, कोशिकाओं में लेके जाती है। समझा देते हैं आपको। देखिए क्या है कि जो ये पाइप है बड़ी बड़ी है, और ये है कोशिका। ध्यान से समझना है, यहां पर ये कोशिका है, इसकी जो नलियां बहुत बारीक बारीक है। अगर ये वाला पाइप उस बारीक छेद में मिलाएंगे तो नहीं जाएगा, बह जाएगा, दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं? पतली पतली सी पाइप ले लेते हैं जो इस आर्टरी से जुड़ी होती है। देखो ये बिल्कुल वही दिखाया गया, ये पतली पतली पाइप आर्टरी से जुड़ी हुई है, और इन पतली पाइप से टिश्यू और सेल कनेक्ट है। क्योंकि सेल का बिल्कुल माइक्रो है, सूक्ष्मदर्शी से देखने लायक छिद्र है। कैपिलरीज भी बिल्कुल वैसी रहती है, तो वो न्यूट्रिशन को पहुंचा देती है, ब्लड को पहुंचा देती है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। और वहां से
वो एक्सक्रीशन आइटम CO2 लेकर फिर से वेन्स में दे देने का काम करती है। तो कैपिलरीज का बड़ा रोल होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान दें, कई बार इस कैपिलरीज से भी लीक हो सकता है ब्लड, इस कैपिलरी से भी ये कुछ लीक हो जाएगा ये बाहर, इसको कहेंगे लिम्फ, हिंदी में कहेंगे लसिका। अच्छा बताइए लीक क्या होगा? आपके पाइप में पानी भी बह रहा, रेत भी बह रही, तो निकलेगा क्या? पानी की रेत। पानी निकलने की संभावना ज्यादा है ना, रेत निकलनी कम है। मतलब इसमें ब्लड नहीं होगा, आरबीसी नहीं होंगे इसके अंदर, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी निकल सकता है, पानी निकल सकता है। तो ये लसिका क्या है? लीकेज है एक प्रकार का, इस रक्त वाहिकाओं का लीकेज है। इस लीकेज जो है पूरी बॉडी में घूमता रहता है। फायदा है इस लीकेज से, लेकिन आपको पढ़ेंगे हम आगे। लिम्फ का बड़ा फायदा है, क्योंकि हर कीटाणु आपके ब्लड में नहीं जाएगा, कई बार लिम्फ में भी रहेगा, गैप में भी रहेगा, तो लिम्फ में डब्ल्यूबीसी होंगे तो उसको मार देगा आपको। तो हम आगे देखेंगे, जैसे हम ब्लड खत्म करेंगे तो हम सर्कुलेशन सिस्टम, फिर लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम एक छोटा सा देख लेंगे क्या है। तो ये समझ में आया कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए हमको। पहले तो चाहिए ब्लड चाहिए, फिर ब्लड वेसल चाहिए, फिर हार्ट चाहिए। फ्लूट, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, क्या करने के लिए? पंप करने के लिए चाहिए। क्लियर है? पिक्चर एकदम क्लियर है मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम ब्लड की, रक्त की बात करते हैं, ठीक है, रुधिर की बात करते हैं। तो ब्लड की बात करें तो ब्लड में होता है ब्लड, ब्लड में होता है प्लाज्मा, और होता है कार्पस्कल। चलिए मैं समझा देता हूं आपको, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा, थोड़ा फोकस करके पढ़िए। एक पाइप में बारीक रेत बह रही है। रेत कब बहेगी? क्या रेत अपने आप में फ्लो हो सकती है? रेत को फ्लो होने के लिए लिक्विड पार्ट चाहिए। तो दैट प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट। ऐसा आप समझ लीजिए कि प्लाज्मा एक द्रव भाग है, ये ठोस भाग है, सॉलिड पार्ट है। प्लाज्मा क्या है? एक प्रकार का द्रव भाग है, और ये कैसा है? सॉलिड पार्ट। समझ में आ रही बात आपको? जो प्लाज्मा है वो अराउंड 55 to 60% है, और ये 45 से लेकर 40% है। और प्लाज्मा में 90% वाटर है, प्लाज्मा में 90% जल है। तो प्लाज्मा क्या करता है? उस रेत को, यानी पानी उस रेत को बहाएगा। अगर ये प्लाज्मा ना हो तो ये ब्लड कार्पस्कल फ्लो नहीं कर सकती, बह नहीं सकती। तो इन ब्लड कार्पस्कल को बहने के लिए मीडियम है प्लाज्मा। मतलब अगर प्लाज्मा कम हो जाए तो ये धीरे धीरे बहेगा, प्लाज्मा ज्यादा हो जाए तो तेज गति से बहेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा बीपी का रीजन ये भी हो सकता है, कई बार कुछ लोगों को प्लाज्मा कम हो जाता है। और जो कार्पस्कल सॉलिड पार्ट होता है वो 3 तरह का होता है। पहला तरीका क्या होता है? पहला होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये 3 तरह से होती हैं कार्पस्कल। ये ठोस पदार्थ 3 प्रकार के कण होते हैं, ये इनके आकार और इनके साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। देखिए ये प्लाज्मा है, ये प्लेटलेट्स है, ये बनी हुई प्लेटलेट्स, ये डब्ल्यूबीसी और ये आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पस्कल। ये दिख रहा है, ये लाल लाल, ये रेड ब्लड कार्पस्कल है। ये दिख रही है डब्ल्यूबीसी है, और ये प्लेटलेट्स है। तो कुल मिला के हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी है, प्लाज्मा पढ़ना है, आरबीसी पढ़नी है, डब्ल्यूबीसी पढ़नी है, प्लेटलेट्स पढ़नी, जो कि ब्लड का पार्ट है। ब्लड में ये सारी चीजें पाई जाती है हमारे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं हम। पहले एक कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं कि ब्लड में है क्या क्या। ठीक है,
ध्यान दीजिए, ये 45% होता है जिसको हम कार्पस्कल्स कहते हैं, और प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर होता है जो कि 90 से 92% होता है, प्रोटीन होता है, वेस्टेज होते हैं, न्यूट्रिशन में क्या होता है, विटामिन और हार्मोन होते हैं, गैसेस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 होती है, प्रोटीन में एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन्स होता है, फाइब्रोनोजिन होता है। देखिए मैंने आपको इनडायरेक्टली प्लाज्मा का कंप्लीट डेटा दे दिया आपको कि प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मींस सोडियम, पोटेशियम, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ये मिलेंगे आपको। कहते ना कि जब आपको क्या होता है, वोमिटिंग होती है और वो चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है, तो बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कम हो गए होंगे, तो आपको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोल पिलाते हैं। इलेक्ट्रोल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब होता है इसमें। तो इसको पीकर आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, ताकत महसूस होती है। पानी होता है, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजिन। एग्जाम में जाएगा पूछा तो फॉलोइंग प्रोटीन नॉट फाउंड इन प्लाज्मा। वेस्ट होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, गैसेस होती है, विटामिन होते हैं, हार्मोन होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 होती है। तो ये प्लाज्मा का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं, इसमें होते हैं प्लेटलेट्स, RBC, WBC। खास बात ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा होती है RBC, अराउंड 95% होती है RBC। कुछ लोग तो कहते हैं मतलब 99% भी हो सकती है। WBC सबसे कम होती है और प्लेटलेट्स उसके बाद। मतलब अगर हम संख्या की बात करें, सबसे ज्यादा कौन होंगी, RBC, फिर प्लेटलेट्स और फिर WBC। ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब इस WBC की भी कई पार्ट है, जब आगे और ध्यान से पढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, इनके डिटेल में बताऊंगा आगे। अभी हम प्लाज्मा पर फोकस करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये चार्ट आपको समझ में आ रहा है, डायग्राम देख लीजिएगा, ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा हल्का सा येलो कलर का होता है, प्लाज्मा पीले रंग का होता है प्लाज्मा, जो टोटल ब्लड का 55 to 60% होता है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। इट कंटेन 92% वाटर। प्रोटीन होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, इसमें फाइब्रोनोजिन होता है। सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है कौन, एल्बुमिन। ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन का काम क्या है, लिपिड और वसा में घुलनशील विटामिन को इकट्ठे करके लाना है, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। फाइब्रोनोजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लिखा ना फाइब्रोनोजिन। ग्लोबुलिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। फाइब्रोनोजिन क्या करता है, नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। न्यूट्रिशन होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, लिपिड्स होते हैं, गैसेस होती हैं, ये सब देख चुके हम पहले भी। तो ये हल्के से पीले रंग का होता है प्लाज्मा। कई बार आपने देखा कुछ लोगों को सिर्फ प्लाज्मा ही चढ़ाया जाता है, तो एक मशीन होती है, जिस मशीन, जिसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं। आप ब्लड पूरा देकर आते हैं, आप तो आपके ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, RBC भी होती है, WBC भी होती है, प्लेटलेट्स होती है। तो वो क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में से चलाते हैं, तो प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो पानी ज्यादा है ना उसमें, तो वो ऊपर आ जाएगा, बाकी पीछे तरफ भारी चीजें पीछे तरफ चली जाती। एक टेस्ट ट्यूब में भरा, ये टेस्ट ट्यूब है, और इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया, घुमाएंगे तो भारी चीज यहां आ जाएगी, हल्की चीज ऊपर आ जाएगी, निकाल लेंगे, प्लाज्मा चढ़ा देंगे। समझ में आ रही बात आपको। तो ये प्लाज्मा का रोल है, जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों प्रकार की चीजें पाई जाती है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। प्लाज्मा कार्य क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 CO2 का एक्सचेंज करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विटामिन, हार्मोन का, विटामिन का परिवहन करना, सब जगह वितरण करना, मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर इन बॉडी, शरीर में पानी की मात्रा को नियमित बनाए रखना। पानी चाहिए 90 से 92 वाटर होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रही बात आपको।
चलिए आगे बढ़े। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो ब्लड होता है ना, की चीजें और भी नोट कर सकते हैं आप। जो ब्लड है, इस ब्लड का पीएच जो है, कई बार एग्जाम में पूछे थे पीएच कितना होता है, तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है। और ब्लड होता कितना है, 1/14 ऑफ बॉडी वेट। आपके वजन का 1/14 होता है, जनरली 5 लीटर होता है जनरली। अब बच्चे का नहीं होगा 5 लीटर, ठीक है, एक एडल्ट का, एक वयस्क का 5 लीटर होता है। और पीएच कितना होता है, 7। पता, हल्का सा एल्कली होता है, हल्का सा क्षारी होता है हमारा ब्लड, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सारी, बड़ा ध्यान देंगे, एग्जाम में बनेगा भी, और इसकी जरूरत से आप किसी की जीवन भी बचा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आरबीसी की। किसकी बात कर रहे हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल्स की बात कर रहे हैं। तो रेड ब्लड कार्पस्कल क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है, बायकॉन्केव होती है। किस आकार की होती है ये, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी, बायकॉन्केव शेप की होती है, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी को जो रंग मिलता है वो हीमोग्लोबिन के कारण रेड हो जाती है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करती, ऑक्सीजन पहुंचाती, चमकदार लाल होती। जो आरबीसी बहुत चमकदार लाल रंग की हो, वो ऑक्सीजन लेके जा रही है, और जो ऑक्सीजन लेके नहीं जा रही वो गहरे लाल रंग की होगी। कार्बन डाइऑक्साइड को बहन करता है, इसलिए इसे कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। इरिथ्रोपोइटिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीसी के उत्पादन को नियंत्रित करता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है। इरिथ्रोपोइटिन कहां से निकलेगा, किडनी से निकलता है, जो आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने का, ठीक है। अब देखिए चीजें, बात आती है आरबीसी बनती कहां है। आरबीसी बनती है बोन मैरो में, हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। दो प्रकार की बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में बनती है आरबीसी और पीली में बनती है डब्ल्यूबीसी। ये बोन मैरो कहां पाया जाता है, लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है, लंबी हड्डियों में पाया जाता है, जैसे फीमर, सबसे बड़ी हड्डी है ना फीमर, उसमें मिलेगा। ह्यूमरस, ये हड्डी यहां की, ये हड्डी ह्यूमरस। स्टर्नम, स्टर्नम ये है। तो बड़ी हड्डियों में बोन मैरो मिलेगा, ये बोन मैरो से आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है अगर एग्जाम में जाए कि इनका निर्माण किससे होता है, बोन मैरो से होता है। लेकिन अच्छे बताओ, कोई भी फैक्ट्री में किसी भी चीज को बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए ना। तो इसके लिए कच्चा माल क्या है, क्या रॉ मटेरियल चाहिए बताओ भाई, आरबीसी बनाने के लिए रॉ मटेरियल। तो आरबीसी बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए प्रोटीन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी12, आयरन। ये नहीं होगा तो आरबीसी बनेगी नहीं। ये आरबीसी बनने का क्या है, कच्चा माल है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये आरबीसी बनाने के लिए क्या है, कच्चा माल है जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये खाइए तो इससे आपका आरबीसी का निर्माण होना बढ़िया रहेगा, इससे क्लियर है। आरबीसी जो होती है उसकी जो एज होती है 120 डेज, या लगभग 4 महीने होती है। इनकी जो डेथ होती है वो स्प्लीन में होती है। कहा होती है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसको ग्रेवयार्ड और आरबीसी कहते हैं, आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं। अच्छी चीज और ध्यान दीजिए,
जब आरबीसी ज्यादा मरेगी तो वो कब्रिस्तान बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मतलब स्प्लीन फूल जाएगी, सूज जाएगी, छुओगे तो महसूस होने लगेगी। मतलब जब आरबीसी की ज्यादा डेथ हो रही होगी तो स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाएगा। किस बीमारी में होगा ये बीमारी का नाम बहुत कॉमन नाम है, कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं। इस बीमारी का नाम है मलेरिया। मलेरिया में आरबीसी की डेथ होने लगती है जिससे स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। किस बीमारी होता है? मलेरिया। क्योंकि मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है वो प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर जाएगा, ब्लास्ट करने लगेगा, फोड़ने लगेगा और धीरे धीरे आरबीसी डेथ। लेकिन चीज और देखो, हमारा शरीर जो ना बड़ा स्मार्ट है। मतलब जो 3R कॉन्सेप्ट होता ना पर्यावरण का, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, परफेक्शन है उसके साथ। अब आरबीसी मरने जा रही है, जब मरने जा रही है तो हम देख लेंगे उसमें कुछ आयरन आयरन तो नहीं बचा है, निकाल लो। फॉलिक एसिड निकाल लो, विटामिन B12 निकाल लो। तो हम उसमें से सारी चीज निकालकर लीवर में स्टोर कर देते हैं कि जब और आरबीसी बनेगी तो भैया ले लेंगे इससे हम। स्मार्ट वर्किंग है। समझ में आ रही बात? मतलब हर चीज का परफेक्शन के साथ यूज किया जा रहा है। तो ये है आरबीसी की कहानी। आरबीसी जनरली होना कितनी चाहिए आपकी बॉडी में? तो 1 क्यूबिक mm में अराउंड 2.5 मिलियन होना चाहिए। इतनी होनी चाहिए, नॉर्मल वैल्यू है आरबीसी की। इतनी आरबीसी होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। क्लियर है? कोई डाउट? और बता देते कुछ बातें। आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसमें केंद्रक नहीं होता। पहले ही बता चुका हूं जब मैं सेल पढ़ा रहा था, नो न्यूक्लियस। एक्सेप्शन भी अपवाद, कैमल और लामा। ये दो ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन हो गया कि किसकी आरबीसी में न्यूक्लियस मिलता है, दैट इज कैमल एंड लामा। अर्जेंटीना देखा था ना आपने, लामा मिलता है, तो लामा में ये। ठीक है, तो सारा कुछ हो चुका है। कहां बनती है, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या एज होती है, कहां डेथ होती है, कौन उसके चीजें निकाल कर रख लेता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, कितना होना चाहिए, आरबीसी का काम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी देख भी लेते हैं। ये आरबीसी है, बाय कॉन्केव होती, चमकदार दिख रही है आपको, दिख रही बाय कॉन्केव साइड से, तो बाय कॉन्केव होती है आरबीसी। इरिथ्रोपोएटिन आरबीसी के उत्पादन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़े। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट, कलर देने वाला वर्णक है, वर्णक। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो 4 प्रोटीन स्ट्रैंड्स और आयरन युक्त हीम समूह से बना होता है। काम क्या है हीमोग्लोबिन का? ध्यान से समझना आप। हीमोग्लोबिन पहले समझ लिए ध्यान से। ये है लंग्स, यह है सेल, कोशिका, यह है कोशिका। ये चला हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर, पाइप के अंदर है। ऐसा नहीं मैं अलग से बना तो अलग से नहीं, पाइप के अंदर है। बहता हुआ कहां चला गया? कोशिका के पास चला गया। कोशिका में जाकर हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन छोड़ दी, ये लो भैया ऑक्सीजन ले लो तुम। और जब वो कोशिका से बाहर निकला तो उसने वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कहां पहुंचा? वो लंग्स में पहुंचा। हीमोग्लोबिन प्लस CO2 लेकर पहुंचा, और CO2 यहां छोड़ दी, और फिर से यहां से O2 ले ली। यही करता रहेगा। ये मत सोचिए कि हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करता है या चिपकता है,
it associate with oxygen as well as CO2 and it also disassociate with oxygen and CO2. ये ऑक्सीजन और CO2 के साथ जुड़ जाता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन और CO2 से अलग भी हो जाता है। ऑक्सीजन कहां छोड़ता है? कोशिका में। CO2 कहां से लेता है? कोशिका से। CO2 कहां छोड़ता है? लंग्स पर। वहां से क्या लेता है? O2। बस यही चलता रहता है, इसकी जिंदगी इसी में। समझ में आ रही बात? अच्छा ये बताओ, अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो भी हम सांस कैसे लेंगे? ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं पाएंगे तो। अच्छा ऑक्सीजन की जरूरत क्या? नहीं पहुंचे तो क्या करना? अरे भाई ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ग्लूकोज रखा है, ग्लूकोज बोला आग लगाओ मेरे में, मुझे जलाओ। और बर्निंग में कौन सी गैस हेल्प करेगी? वो है ऑक्सीजन। मैं जलाना बोल रहा हूं पर आपकी भाषा में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो एनर्जी पैदा होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तब तो हमारा शरीर चलेगा, तब तो हमारे अंग चलेंगे, तब तो आप और हम ये सारी बातें कर पाएंगे। तो आवश्यकता किसकी है? ऑक्सीजन की आवश्यकता, इसलिए वाइटल गैस है ऑक्सीजन, बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। इसलिए हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और हीमोग्लोबिन के लिए रॉ मटेरियल क्या है? वही आयरन, लोहा खाइए। अब लोहा किस में ज्यादा मिलेगा? जैगरी में मिलेगा, पालक में मिलेगा, आपको एप्पल में मिलेगा लोहा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको? तो जब हीमोग्लोबिन का ये काम है तो आरबीसी का भी वही काम क्या होगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, CO2 को बाहर करना, ऑक्सीजन अंदर लेना, मेंटेन द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ब्लड की पीएच वैल्यू को मेंटेन करना। तो इसका कनेक्शन किससे है? लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि लंग्स वो जगह है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, CO2 बाहर, O2 पकड़ लेता है। ये लगातार ये काम करता है। मतलब हमें अभी कोई छन्नी लगी होगी भाई, है ना? लगी होगी ना, बिना छन्नी के कैसे छान लेगा कि CO2 बाहर हो जाए, O2 अंदर हो जाए? तो ये काम करने का, जब वो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन चिपकता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का चिपकता है तो उसको कार्बो हीमोग्लोबिन कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वहां पर कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? चलिए, कोई डाउट है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। मैंने वही चित्र बनाया कि रेड ब्लड में देखो ऑक्सीजन ले ली इसने, लंग से लेकर गई, सेल में जाके छोड़ दी, फिर टिश्यू सेल में O2 रिलीज कर दी। यही काम है, लंग से लेना, कोशिका में छोड़ना, ऑक्सीजन लंग्स में लेना, कोशिका में छोड़ना, और यहां से CO2 लेकर लंग्स में छोड़ देना। ये होती है हीमोग्लोबिन। देखो ये आयरन के सॉरी, ये देखिए आयरन के पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 आयरन के बिंदु होते हैं। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है, चिपक जाता है आयरन में, बॉन्डिंग बना लेता है। अब बात करते हैं एनीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया क्या है? एनीमिया जो होता है वो आयरन की डेफिशिएंसी है, लोहे की कमी से होता है। इसको हम, जब लोहे की कमी से होता है तो इसको हम एनीमिया कहते हैं। अच्छा, केवल इससे नहीं होता, एनीमिया होने का एक और रीजन है विटामिन B12। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी होता है। जब विटामिन B12 कम होगा तब भी आपको एनीमिया होगा। लेकिन हम डिफरेंस कैसे करें, डॉक्टर कैसे पता करे कि ये वाला है? तो कागज पे लिखता है डॉक्टर पक्सीनियस एनीमिया। एग्जाम में आएगा पक्सीनियस एनीमिया का रीजन क्या है? तो विटामिन B12 है, आयरन नहीं है। आयरन के लिए एनीमिया है। समझ में आ रहा आपको? यहाँ पे कोई डाउट है? तो एनीमिया क्या है? तो आयरन फूड खाइए, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा रखिए। कैसे पहचानेंगे? देखो, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलने लगे, काम करने में थकान होने लगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी हीमोग्लोबिन की कमी की पहचान है। जनरली जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो होना चाहिए 12 से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये हीमोग्लोबिन चाहिए, इतना होना चाहिए।
वुमेन्स का 1 पॉइंट कम कर दी, 11 to 14 कर दी। बच्चों में थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 से कम है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी और को देंगे तो एक आपको भी चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हीमोग्लोबिन में जो एनीमिया है उसकी पहचान क्या है। देखो ये नॉर्मल हैंड है, ये एनेमिक हैंड है। एनेमिक हैंड थोड़ा ज्यादा येलोइश दिखाई देगा, व्यक्ति थोड़ा सा डल लगने लगता है चेहरे से और थोड़ा गोरा लगने लगता है, येलोइश दिखने लगता है, तो वो एनीमिया का कारण होता है। देखो एनीमिया कम हो रहा है, यहाँ एनीमिया रिच है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। एक होता है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल क्या होता है? सिकल यानी होता हसिया। जब आपकी आरबीसी कैसी हो जाए, इस शेप की हो जाए, हसिया के शेप की हो जाए, तो उसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। समझ में आ रहा है। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, ध्यान से देखना जरा। ये ब्लड बह रहा है, ये गोल गोल है, राउंड शेप के है ना, तो ये ब्लड यहां से फ्लो जाएगा। लेकिन जब ब्लड यहां फ्लो होगा तो ये जो सिकल वाले हैं ये यहां पर फंस जाएंगे। जब फंस जाएंगे तो ब्लड नहीं जा पाएगा। मतलब ऐसा बंदा अगर रनिंग करे तो उसका ब्लड उतना फास्ट नहीं मूव करेगा जितना फास्ट नॉर्मल कर रहा है, इसका कम मूव करेगा। जब इसका कम मूव करेगा तो थक जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो सिकल सेल एनीमिया से क्या है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर समस्या तो है, थकान होने लगती है, काम अच्छे से नहीं कर सकते। ये जेनेटिक डिजीज है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिए, जेनेटिक डिजीज एक अनुवांशिक बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग कहते हैं, बहुत अच्छा, मैं एक लेख पढ़ रहा था कहीं पर, कि हमारी सेल तो थी नॉर्मली, पर जैसे जैसे हम ऐसे वातावरण में रहने लगे जहां पर इस बायकॉन्केव से वाली सेल को नुकसान है, मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इस बायकॉन्केव वाली आरबीसी के अंदर घुसकर इस आरबीसी को तोड़ देती है। तो धीरे धीरे हमारे फोर फादर ने अपने आप में चेंज किया कि उस बीमारी से हम लड़े कैसे। तो उस बीमारी से लड़ने के लिए क्या किया, हमारी जो कोशिका है वो बायकॉन्केव से सिकल शेप में कन्वर्ट हो गई। जब वो कन्वर्ट हुई तो पता पड़ा वो बीमारी उस पर असर ही नहीं कर रही है, वो बीमारी उनको लग ही नहीं रही है, तो बीमारी से वो जीत गए। ये हमारी बॉडी के लड़ने का एक स्वतः प्रक्रिया है, अपने आप लड़ने का तरीका हमने डेवलप किया है। सोचिए कितनी शानदार चीज है। हमारी सेल ऐसी ही थी लेकिन उस बीमारी से लड़े कैसे, तो हमने अपने आप को उसके एडप्टेशन कर लिया, लड़ना सीख गए और हमने सेल का शेप ही चेंज कर दिया। अब आओ अटैक करो हम पर, नहीं कर पाया। उस बीमारी का नाम है मलेरिया। कल को आप डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर बनेंगे तो जनरली आप ये देखेंगे जहां मलेरिया प्रोन एरिया, जहां ह्यूमिडिटी है, जहां पर जंगल ज्यादा है, वहां पर ये सिकल सेल एनीमिया ज्यादा मिलेगी। ट्राइबल रीजन में मिलेगी, छत्तीसगढ़ में बहुत मिलेगी आपको, एमपी के जो ईस्ट वाला पार्ट है, झारखंड वाला पार्ट है, यहाँ बहुत मिलेगी। बिलासपुर में एक स्पेशल सिकल सेल एनीमिया की सेल बनाई गई है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया को ठीक करने के लिए। पर ये ठीक नहीं होती जैसा कि पता है, पर दवाइयां देकर उसको बेटर कंडीशन की जा सकती है। सिकल सेल एनीमिया जिनको होता है उनको मलेरिया नहीं होता। एक अच्छा प्रश्न है। जिनको सिकल सेल एनीमिया होगा उनको मलेरिया नहीं होगा, मलेरिया से बचे रहेंगे वो। नोट कर लीजिएगा ये सारी चीजें। चलिए समझ में आ रहा है, यहां पर आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी मतलब क्या है? डब्ल्यूबीसी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। याद करें कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरी सुरक्षा पंक्ति है हमारे शरीर की। पहली कौन सी है? पहली स्किन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज स्किन। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम है फाइट करना,
पहचान कर बीमारी से बचाव करती है जो शरीर से संबंधित नहीं होती है। अब ये लाइन क्या है शरीर, कुल मिला के ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी की नहीं है, ऐसा समझाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है जिसने पूरी बॉडी के सिस्टम को स्कैन कर लिया। जैसे उसके सामने से कोई गुजरेगा, स्कैन होकर देखेगा, अच्छा ये तो अपना है, जाने दो जाने दो जाने दो। जैसे अरे ये तो अपना है नहीं, कहां से आ गया, मार दो। वो अच्छा है बुरा है वो व्यक्ति इससे मतलब नहीं है, अनजान मतलब किल, अटैक करो। तो बस ये मतलब है शरीर से संबंध नहीं, कि जो हमारी बॉडी का नहीं, कहां से आ गए भाई, बाहर करो, फॉरेन विदेशी है, मार दो। इस तरह की मशीन अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर लगी तो सोचो आप कितना बढ़िया रहेगा। कोई देख रहे नहीं, पूरे भारत की जनसंख्या के सारे लोग स्कैन उसकी बॉडी में। जैसे कोई आपके सामने से निकला, ये तो हमारा है, ये यहां रहता है, ये राजस्थान का है, ये असम का है, ये यहाँ का, ये नहीं है, मार दो। जो मैं बोल रहा हूं ना, ये कल्पना जरूर लग रही है, पर इन फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू ये संभव हो सकती है। आने वाला दौर ऐसा हो सकता है कि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सोल्जर्स की जरूरत न पड़े, बीएसएफ की जगह पता पड़ा रोबोट की बीएसएफ लगी। ये फ्यूचर हो सकता है। तो डब्ल्यूबीसी लगभग उसी तरीके की है, दैट डिफेंड अगेंस्ट डिजीज बाय रिकॉग्नाइज्ड प्रोटीन दैट डू नॉट बिलोंग टू द बॉडी। जो हमारी बॉडी की नहीं उसको पहचान। जनरली कितनी होनी चाहिए डब्ल्यूबीसी? तो 1 क्यूबिक mm में आपकी डब्ल्यूबीसी होनी चाहिए लगभग 7000 से लेकर 9000 के बीच में, इतनी होनी चाहिए। पर इसकी संख्या बढ़ जाती है, नंबर इंक्रीज, संख्या बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? अरे भाई हमला कर दिया पाकिस्तान ने, सोल्जर बढ़ाने पड़ेंगे ना। जब आपके अंदर बीमारी होगी, जब आपको इन्फेक्शन होगा, जब आपको इन्फेक्शन होगा तो इनके नंबर्स बढ़ जाएंगे। लाइट फाइट करना है, डिप्लॉय कर देंगे आर्मी को, जाओ हमला करो, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, नंबर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आ रहा है कि डब्ल्यूबीसी का रोल क्या है? डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता, इट्स अ इर्रेगुलर शेप। खास बात देखिए, अनियमित आकार की होती है, शेप इज इर्रेगुलर। क्यों होती है अनियमित आकार की? अरे भैया सब चीजों का रीजन है। ये अनियमित कैसी होती है भाई? इसको क्या करना है, फैगोसाइटिज्म करना है। फैगोसाइटिज्म मतलब शत्रु को खा जाना है, चबा जाना है, पीस जाना, लपेट जाना उसके चारों तरफ से, फैगोसाइटिज्म। तो जैसा दुश्मन होगा वैसे बन जाएंगे, इसलिए इनका शेप फिक्स नहीं होता है। जैसा शत्रु आता है उस शत्रु के हिसाब से बनकर उसको खा जाते हैं। देखो दिख रहा होगा आपको, ये भाई डब्ल्यूबीसी को ला इसको पूरी तरह फंसा रहा है और खा जाएगा। ये देखो ये खा गया है, देखो ये बंधे हुए हैं, ये देखो खाता जा रहा है। समझ में आ रही बात है आपको? इसका काम क्या है, फैगोसाइटिज्म, भक्षकाणु क्रिया करना। इनकी लाइफ थोड़ी कम होती है, 10 to 13 डेज। ये इनका जीवन काल होता है, लाइफ स्पान जो होता है वो इतना। क्लियर है? डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो इतना होता है। क्लियर हो रहा है डब्ल्यूबीसी? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी जनरली 5000 से 10,000 जो मैंने बात की थी वो उतनी होती है। अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, अधिक, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। एक नई बीमारी आ गई आपको, नया एग्जाम में बन जाएगा। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस? एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट। जब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और जब कम हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया लो डब्ल्यूबीसी काउंट। ठीक है? क्यों बढ़ जाते हैं? इन्फेक्शन के कारण। कम क्यों हो जाते हैं? वायरल इन्फेक्शन और अदर कंडीशन भी हो सकती है। तो ल्यूकोसाइटोसिस मींस डब्ल्यूबीसी का बढ़ना। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी भी कई प्रकार के होते हैं। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होते हैं, एक हम बोलते हैं ग्रेनुलर, एक बोलते हैं नॉन ग्रेनुलर। हिंदी बोलते कणिका युक्त, इसको बोलते अकणिका युक्त।
कणिका युक्त और अकणिका युक्त होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेनुलर, मतलब कणिका युक्त की बात करते हैं। तो ये होते हैं बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। जिसमें साइट्स लगा है मतलब वो नॉन ग्रेनुलर है, जिनमें फिल्स लगा है, याद करने का तरीका बता रहा हूं, फिल्स लगा हो मतलब ग्रेनुलर, साइट्स लगा हो नॉन ग्रेनुलर। इससे आपको याद हो जाएगा कि जो साइट्स लगा है वो क्या है, नॉन ग्रेनुलर है, और जिसमें फिल्स लगा है वो ग्रेनुलर। तो देखा जाए तो कितने प्रकार के डब्ल्यूबीसी हो गए, 1 2 3 4 और 5। सबके रोल अलग अलग है, पर कुल मिला के सारा काम क्या है, इम्यूनिटी, फाइटिंग, लड़ना। किससे लड़ना, पैथोजन से, रोगाणुओं से लड़ने का काम इनका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देख लीजिए, जो मैं समझा रहा था उसको इस चार्ट के थ्रू पढ़ लीजिए, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का रोल क्या है, हेल्प इन फैगोसाइटोसिस, फाइट अगेंस्ट पैरासाइटिक इंफेक्शन। बेसोफिल्स क्या करता है, प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन। जो आपको एलर्जी होती है ना, उस एलर्जी के कारण बेसोफिल्स है। क्यों होती है एलर्जी, किसी किसी चीज के अगेंस्ट में हमारी बॉडी ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगती है, ज्यादा हायर इम्यूनिटी आ जाती है, तो एलर्जी हो जाती है। फिर होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट्स क्या करते हैं, फाइट ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगई। लिम्फोसाइट, अब देखो ये लोग क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। लिम्फोसाइट बोलता है तुम लड़ो, हमें कोई मतलब नहीं, तुम लड़ते रहो, तुम खाओ उसको, परजीवी को मारो, बैक्टीरिया को मारो, वायरस को मारो, फंगस को मारो, एलर्जी पैदा करो, हमें कोई मतलब नहीं। ये आराम से बैठकर लिम्फोसाइट क्या करता है, दूर बैठा रहता है किसी पहाड़ पर, स्टडी करता रहता है। अच्छा सोल्जर ऐसा है, एनिमी ऐसा है, एनिमी ये चला रहा है, AK-47 भी इसके पास है, इसके पास जो है नाइट सेंसर भी इसके पास है। ओके, मतलब हमें एक ऐसा सोल्जर तैयार करना है जिससे फाइट कर सके। तो एक स्पेशल सोल्जर डिजाइन करता है कि जब भी ये वाली बीमारी आएगी तो अब कोई लड़ने नहीं जाएगा, यही आदमी लड़ने जाएगा। इसको ट्रेंड है पूरी तरीके से, और उस ट्रेंड आदमी को एंटीबॉडी कहते हैं, जो पर्टिकुलर किसी डिजीज के अगेंस्ट लड़ने का काम करता है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये लड़ते रहो सब लोग, लेकिन अब क्या होगा, जब फिर से वही आएगा तो खबर मिलेगी, अरे वही पहले वाला है, तो ये बोले कोई मत जाओ, मेरे पास सोल्जर है स्पेशल, वो जाएगा लड़ने के लिए। तब वहां पर एंटीबॉडी लड़ने के लिए पहुंच जाएगी। इसलिए एंटीबॉडी को कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सुरक्षा की तीसरी पंक्ति होती है, पहली होती है स्किन, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो होती है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ये बी सेल, टी लिम्फोसाइट होती है, नेचुरल किलर होती है। और आपने पता होगा कि टी सेल पर अटैक करता है एड्स। जब एड्स अटैक करेगा एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी, तो मतलब एड्स से नहीं मरता कोई, लेकिन एड्स के कारण क्या होता है, आपकी बॉडी इतनी की कमजोर हो जाती है, इतनी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है कि जुकाम सर्दी ठीक नहीं होती, क्योंकि एंटीबॉडी बनना बंद हो जाती है। कैसे फाइट करोगे इस एनवायरनमेंट में, कैसे रहोगे इस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में। इसके लिए लिम्फोसाइट बहुत जरूरी चीज। लिखा है प्रोड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, स्पेसिफिक, किसी विशिष्ट चीज के लिए स्पेसिफिक देने का। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से एक एक करके बात कर लेते थोड़ा सा। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, फैगोसाइट्स, खा जाना, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिन। ये किसका काम है, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, इनको खाने का काम करती है, जीवाणुओं का भक्षण करती है। फिर आते इयोसिनोफिल्स, परजीवी, पैरासाइट्स को मारती है, जैसे कृमि, गेट रिड ऑफ पैरासिटिक इंफेक्शन सच एज वॉर्म। वॉर्म को मारने का काम कौन करते हैं, स्पेसिफिक इयोसिनोफिल्स वॉर्म को मारने का काम करते हैं।
अच्छा एक चीज और है, कई बार आप ब्लड टेस्ट कराते हो ना, तो आपने देखा होगा जो सीबीसी होती है आपकी, कंप्लीट ब्लड काउंट जो रिपोर्ट आती है आपकी, उसमें देखना इयोसिनोफिल बड़े रहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं स्नोफिलिया हो गया आपको, हायर क्या बोलते हैं उसको, सेंसिटिविटी बढ़ गई आपकी, तो बहुत छींक आएगी, सर्दी हो जाएगी, यह है इयोसिनोफिलिया, सांस फूलने लगेगी, खांसी बहुत आएगी। ठीक है, क्यों होती है इयोसिनोफिलिया? क्योंकि इयोसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। बेसोफिल्स क्या करती है? इन्फ्लेमेशन करती है, एलर्जी करती है, कंट्रोल इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन। मतलब आपको किसी चीज से एलर्जी ज्यादा हो सकती है, तो किसके कारण होती है? बेसोफिल। बेसोफिल के कारण क्यों होती है समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये लिखा ना बेसोफिल, बिकॉज बेसोफिल रिलीज हिस्टामिन, हिस्टामिन रिलीज करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिस्टामिन क्या करता है? एलर्जी को प्रोड्यूस करता है। अगर आपको एलर्जी ठीक करनी तो क्या करना पड़ेगा? हिस्टामिन ना निकले भैया, ये करना पड़ेगा ना, हिस्टामिन निकलेगा तो एलर्जी बढ़ जाएगी, तो आप क्या चाहोगे? हिस्टामिन ना निकले। तो दवाइयां कौन सी दी जाती है एलर्जी वाले पेशेंट को? एंटी हिस्टामिन दवाइयां दी जाती है, ये एलर्जी की दवा हो जाती है, हिस्टामिन को निकलने से रोकने के लिए की जाती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? अब बात करते हैं आकणिका वाले, मोनोसाइट, बैक्टीरिया वायरस और विषाक्त को मारता है, ये एंटीबॉडी बनाता है। लिम्फोसाइट का काम क्या है? एंटीबॉडी बनाना, प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर द बॉडी बाय मेकिंग एंटीबॉडी। तो लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। तो काम क्या है डब्ल्यूबीसी का? तो टोटल में डब्ल्यूबीसी काम करें तो प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज, फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स, विदेशी आक्रमणकारी रोगाणुओं से रक्षा करना। कहीं पर कट हो जाए, बाउंड हो जाए, घाव हो जाए, अगर वहां पर कोई बाहरी हमला हो रहा है, सीधे पहुंचती है। जैसे आपको कट लगेगा ना, आपको कट लगा तो प्लेटलेट भी पहुंचेगी, क्योंकि ब्लड क्लॉट भी करना है, ये डब्ल्यूबीसी भी चली जाएगी। कोई बैक्टीरिया तो नहीं घुस रहा है, कोई फंगस तो नहीं घुस रहा है, कोई वायरस तो नहीं घुस रहा है, मारो उसको। तो ये डब्ल्यूबीसी का काम है। साथ में डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बना के रेडीमेड रख लेती है। भाई जो हम वैक्सीनेशन करते हैं ना, वो इसलिए तो करते हैं कि एक परमानेंट एंटीबॉडी बना दे। परमानेंट एंटीबॉडी कोरोना आया, उन्होंने पहले से बनी हुई है। पर देखो कुछ दो तीन तरीके इसमें, जो हम जब इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो देखेंगे। कुछ एंटीबॉडी फिक्स हो जाती है लाइफ टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना कि भाई ये वैक्सीन कोरोना के इतने समय पहले लगी थी, तो अब उतनी नहीं रहेगी। पर इंडियन में नेचुरल वो क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी डेवलप कर ली, बहुत कोरोना ज्यादा फैल गया है, तो फायदा मिल रहा है इंडिया को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि भीड़ में इतना सारा कुछ रहा है, तो वो इम्यूनिटी बढ़ गई इसमें। कोई डाउट? अब बात करते हैं प्लेटलेट्स, यानी थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं उसको। क्यों जरूरत है इसकी? रक्त की थक्का जमाते हैं, क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करते हैं, इंपॉर्टेंट इन द क्लॉटिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड, आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। कितने होने चाहिए? 1,30,000 से 3,60,000, इतने होने चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल काउंट है। अच्छा, आपने एक बीमारी सुनी होगी, बहुत सुनने में, प्लेटलेट चढ़ा दो, प्लेटलेट चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि उस बीमारी में पीसीबी कम हो जाता है। पीसीबी कम, पीसीबी क्या है? प्लेटलेट काउंट वॉल्यूम, ये कम हो जाएगा। किस बीमारी में होता है? बहुत फेमस बीमारी है डेंगू, डेंगू में कम हो जाता है। और जब प्लेटलेट कम हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट होगा क्या? नहीं होगा। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, याद होगा आपको, कि ब्लड लीक होता है, जो आर्टरीज होती है ब्लड लीक होता है, लेकिन ये क्या करती है? पीसीबी प्लेटेड वहां भी क्लॉट करती रहती है, लीक ना हो, लीक ना हो, लीक ना हो। लेकिन अगर ये पीसीबी कम हो जाएगी तो क्या अंदर ही अंदर लीक हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, आपको पता नहीं पड़ेगा, अंदर से ब्लड बहने लगेगा, मुंह से, नाक से, कान से निकलेगा, डेथ हो जाएगी। इसलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं मालूम है आपको? डेंगू को डीएचएफ कहते हैं, डेंगू हीमोरेजिक फीवर। हीमो मींस ब्लड, डेंगू हीमोरेजिक फीवर कहते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, और तब प्लेटलेट्स को चढ़ाना पड़ता है, बाहर से ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है इस प्लेटलेट्स का। तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आया है, पर कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछेगा।
ठीक है। एक और चीज, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए चाहिए विटामिन के, इसकी हेल्प चाहिए, और कैल्शियम आयन की चाहिए। अगर ये दो लोग नहीं होंगे आपके पास, ब्लड क्लॉट नहीं होने वाला है। विटामिन के चाहिए और कैल्शियम आयन चाहिए। तो क्या करोगे भाई कैल्शियम आयन के लिए? दूध पीना पड़ेगा आपको, कैल्शियम आयन चाहिए। कैल्शियम रिच फूड खाने पड़ेंगे, रागी खाना पड़ेगी आपको। और कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हड्डियां भी इसी से मजबूत होती है। और विटामिन के किसमें मिलेगा? विटामिन के बहुत सारे ग्रेन्स में मिलेगा, अनाजों में मिलेगा विटामिन के। इसके साथ होता है, और साथ ही साथ फाइब्रोनोजिन प्रोटीन चाहिए, तब कहीं ब्लड क्लॉट होगा। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग को सेफ्टी वॉल्व कहते हैं, सेफ्टी ढक्कन कहते हैं, प्लग डॉट कहते हैं। मतलब ये हमारे संकटकालीन ढक्कन है जो हमारे शरीर को बचाता है। अच्छा, एक बीमारी है, उस बीमारी ब्लड क्लॉट ही नहीं होता। उस ब्लड बीमारी का नाम क्या है? हीमोफीलिया। ये बीमारी जो है ना, इस बीमारी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ये जेनेटिक डिजीज है। इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। रॉयल क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रिटेन के राज परिवार को ये बीमारी, इसलिए इसका नाम पड़ गया रॉयल डिजीज। इसको ब्लीडर्स भी कहते हैं। ब्लीडर्स क्यों? क्योंकि अगर कट जाए तो खून बहता रहता, बंद नहीं होता है। ये जेनेटिक डिजीज है, अनुवंशिकी बीमारी है, और इसमें खून का थक्का नहीं जमता। मतलब ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट होती है, इनिशिएट ही नहीं होती है। समझ में आ रहा है? अभी प्रोसेस क्या है ब्लड क्लॉटिंग की, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, जीएस में, इस सीक्वेंस को लेकर कि पहले प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन जो है फाइब्रोनोजिन से मिलता है तो फाइब्रिन बनता है, और फाइब्रिन यहां आके जाल बना लेता है, ब्लड क्लॉट। तो ये प्रोसेस याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर फाइब्रिन बनाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। जैसे ही कहीं कट लगता है, ब्लड बाहर निकलता है, प्लेटलेट वहां एक्टिवेट होते हैं, वो जाल बनाते हैं, और फाइब्रिन यहां आकर एक रेशा बना लेता है, एक जाल बना लेता है, इतना महीन जाल बनाता है कि आरबीसी उससे बाहर निकल ना पाए। इसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट, फाइब्रिन स्ट्रेंथ adhere to the plug to form an insoluble clot, मतलब ऐसा क्लॉट जो घुलेगा नहीं, वो बना लेता है, खून रुक जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सारी चीजें आपको? तो ये एक कंप्लीट बात थी ब्लड की। बात अभी कंप्लीट नहीं हुई वैसे ब्लड की, एक कहानी और चलते हैं हम आगे इस ब्लड को समझने के लिए। बड़े इंटरेस्टिंग है, एंजॉय करिए और बड़े दिल से पढ़ते रहिए। ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ये ब्लड ग्रुप है क्या? तो सबसे पहले चिकित्सक रिचर्ड लोअर ने पहली बार जो ट्रांसफ्यूजन किया था वो कुत्ते को किया था। फर्स्ट एवर ब्लड ट्रांसफर मेड डॉग टू डॉग बाय ब्रिटिश लोअर इन 1665। नाम था रिचर्ड लोअर। पहली बार कुत्ते को किया, कुत्ते टू कुत्ते, डॉग टू डॉग। और पहली बार ब्लड ग्रुप की बात की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में। ठीक है, ऑस्ट्रियन इम्यूनोलॉजिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड एबीओ इन 1901 एंड गॉट नोबेल प्राइज इन 1910। तो ये नोट कर लें, किसने बताया एबीओ ब्लड ग्रुप? लैंडस्टीनर ने बताया। एंड अगेन कार्ल लैंडस्टीनर ने अलेक्जेंडर वीनर आरएच ब्लड की बात की, आरएच ब्लड ग्रुप खोजने की बात की। तो आरएच ब्लड ग्रुप किसने खोजा है? कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस वीनर ने। और एबीओ किसने बताया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो उसी के आगे बात करते हैं, क्यों जरूरी है भाई ब्लड ग्रुप जानना? जिसमें क्या हो सके, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टू प्रिवेंट hemotic disease of newborn, to solve the legal dispute related to parenting, to study the Mendelian law of germ। इसके लिए ब्लड की। अब ब्लड ग्रुप होते क्या, ध्यान से समझिएगा। ब्लड ग्रुप का जो नाम पड़ा है वो नाम पड़ा है कि एंटीजन कौन सा मिलता है उस ब्लड ग्रुप में। अगर एंटीजन ए और बी दोनों मिल रहे हैं, एंटीजन क्या होते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न हो गया। एंटीजन मतलब जो बीमारी पैदा करते हैं, समझ लीजिए। एंटीजन मतलब जो डिजीज क्रिएट करते हैं वो कहलाते हैं एंटीजन। तो यहाँ एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, इसलिए इसका नाम ए बी है।
यह एंटीजन ए है इसलिए इसका नाम ए है, यह एंटीजन बी है इसलिए इसका नाम बी, यह एंटीजन नहीं है इसलिए इसका नाम नल है। नल यानी जीरो। अब जीरो बोलने में अच्छा ही लगे इसलिए इसका नाम हमने ओ दे दिया। समझ में आ रही बात? इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? ओ। है तो जीरो पर ओ ब्लड ग्रुप दे दिया। अच्छा देखिए, जिसमें कोई एंटीजन नहीं है मतलब वो बीमारी नहीं फैला सकता, क्योंकि एंटीजन मतलब बीमारी फैलाना। इसमें बेचारे के पास कोई एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो बीमारी नहीं फैलाएगा, किसी को भी दे दो, किसी को भी दे दो, इसलिए ओ बन जाता है यूनिवर्सल डोनर। बात समझ में आ रही है? इसलिए ओ क्या कर सकता है? कैन गिव ब्लड। किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ओ को, सबको दे सकता है, इसलिए इसका नाम बन गया यूनिवर्सल डोनर। पर ले किससे सकता है? केवल ओ से। कैन रिसीव ब्लड ओनली ओ। ए बी सिर्फ ए बी से ले सकता, पर दे किस, ए बी केवल ए बी को दे सकता, पर ले किससे सकता है? ए बी से, ए से, बी से, ओ से। इसलिए क्या हो गया? ये सार्वत्रिक ग्राही हो गया, यूनिवर्सल रिसीवर हो गया, सबसे लेने वाला बन गया। ये समझ में आ रहा है आपको? अगर एंटीजन नहीं है तो किसी को भी दे दो। अब देखो, ए में ए एंटीजन है तो किसको दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी को दे सकता है क्योंकि इसमें ए है, लड़ाई नहीं होगी, पहले से पता है, दोस्ती है, फॉरेन पार्टिकल नहीं होना इसके लिए। ए भी पहचानता है बी ए को तो दे देगा उसको। बी किसको देगा? बी बी को दे सकता है और ए बी को, क्योंकि बी भी पहचानता है। ले किससे सकता है? बी से और ओ से ले सकता है। ये चार्ट याद रखिए, ठीक है? आगे बढ़े, पढ़ा होगा आपने कई बार, ठीक है, पर इसको ध्यान से समझिएगा। पर कहानी अभी यही खत्म नहीं होती, कहानी और बढ़ जाती है, वो है आरएच फैक्टर, जिसको हम आगे क्लास में देखेंगे इस आरएच फैक्टर को। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग भी है। अभी तो सर्कुलेशन खत्म नहीं हुआ, सर्कुलेशन अभी थोड़ा और चलेगा। फिर हम ब्लड सर्कुलेशन को लेकर उसकी डिजीज पढ़ेंगे, क्या क्या है, हम ब्लड प्रेशर भी पढ़ेंगे, हार्ट अटैक भी पढ़ेंगे, सब कुछ कंप्लीट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।